आज का जो विषय है वो ब्लॉक 3 यूनिट 9 जिसमें कि जो विषय है वो है क्लास एंड लेजिटिमेसी, वर्ग और वैधता। इसको हम 2 विभिन्न आधारों पर समझने का प्रयास करेंगे। एक में जिसमें कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को बताया है, वर्ग संबंधों को बताया है और विकास को बताया है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स वेबर हैं जो लेजिटिमेसी यानी वैधता को बताते हैं। वैधता का कॉन्सेप्ट उनका जो है उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा क्या आधार हैं वैधता के, उनको और क्या प्रकार हैं, इनको हम दूसरे पक्ष में समझेंगे। यहाँ पे उन्होंने उसको सत्ता से जोड़ा है और सामाजिक परिवर्तन से जोड़ा है। तो हम एमएसओ इस यूनिट में ब्लॉक 3 में यूनिट 9 में हम वर्ग और वैधता को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम कार्ल मार्क्स को समझते हैं, थोड़ा-सा कार्ल मार्क्स के इतिहास के बारे में भी जानने का प्रयत्न करते हैं कि कार्ल मार्क्स जो थे एक समाजशास्त्रीय विचारक रहे हैं। वो एक सोशल साइंटिस्ट 20वीं शताब्दी के एक महान समाज वैज्ञानिक रहे हैं। वो मार्क्सिस्ट जो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी है उसके भी एक प्रणेता रहे। जर्मन समाजशास्त्री थे। इन्होंने इनके विभिन्न प्रमुख कार्य हैं जिसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात हम करते हैं, जर्मन आइडियोलॉजी की बात करते हैं, क्लास स्ट्रगल ऑफ फ्रांस की बात करते हैं, या जो सबसे महत्वपूर्ण उनका जो कार्य था वो था दास कैपिटल, उसकी बात करते हैं। वे प्रभावित रहे उस समय के विभिन्न दार्शनिकों से, जिसमें कि हम हेगल का नाम ले सकते हैं। उनके विभिन्न कार्यों में हम उनका प्रभाव देखते हैं। इसके अलावा वो फ्रांसीसी विचारधारा से भी प्रभावित रहे और जो कि समाजवाद जो उनका कार्य दिखता है वो उसी में आता है। इसके अलावा वो जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे उनसे भी प्रभावित रहे, जिसमें एडम स्मिथ रहे, डेविड रिकार्डो रहे, जिनका प्रभाव उनके कार्यों में हमें विस्तृत रूप से देखने को मिलता है। उन्होंने अनेक सिद्धांत दिए जिसमें हम बात कर सकते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की, ये सिद्धांत उन्होंने दिया। उसके अलावा ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का सिद्धांत था उसको उन्होंने विस्तृत रूप से समझाया और कैसे समाज में परिवर्तन आता है, इतिहास में परिवर्तन आता है और कैसे उसमें जो आर्थिक पक्ष है किसी भी समाज का वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसको उन्होंने बताने का प्रयास किया। इसको उन्होंने उत्पादन और उत्पादन के संबंध, उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियों के जैसी विभिन्न धारणाओं के आधार पर इसको उन्होंने बताने का प्रयास किया था। इसी में उन्होंने आधार और अधिसंरचना की भी बात की और इन सिद्धांतों को उन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में उन्होंने इसको बताने का प्रयास किया, बताया। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा थी जिसमें उन्होंने प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष की प्रक्रिया थी उसको बताते हुए वर्ग और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को बताया। तो इस तरीके से मार्क्स ने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और उसके आधार पर उन्होंने समाज को समझने और समझाने का प्रयत्न किया। तो हम पहले बात करते हैं पूंजीवाद की। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद की जो बात की है या वर्ग संघर्ष की जो बात की है या विकास की बात की है, उसको समझाने से पहले मार्क्स जो है किसी भी समाज की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक संस्थाएं हैं, उसको एक मूलभूत आधार मानते हैं किसी भी समाज के ढांचे के निर्धारण में या निर्माण में। उन्होंने कहा कि मार्क्स का मानना था कि जो आर्थिक संस्थाएं हैं वही किसी भी समाज के विचार को, के आदर्शों को, वहाँ के दर्शन को, फिलॉसफी को, सबको प्रभावित और निर्धारित करने का काम करती है। कार्ल मार्क्स जो है आर्थिक संगठनों को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और आर्थिक संगठन वो संगठन होते हैं जिन पे संपत्ति का अधिकार होता है और यही समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। अतः कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज जो है वो एक उसकी जो वर्ग संरचना है, उसका जो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं, उनके जो सामाजिक मूल्य हैं, विश्वास हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं,
जितने भी वैचारिक प्रणालियां हैं, ये सभी की सभी आर्थिक स्थितियों पे निर्धारित करती है, आर्थिक संस्थाओं पर निर्धारित होती है और आर्थिक आधार पर निर्धारित होती है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार आर्थिक और आर्थिक पक्ष ही किसी भी समाज की स्थिति का, उसकी परिस्थिति का निर्धारण करने का महत्वपूर्ण आधार होता है। इसको बताने के लिए यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो मनुष्य का जो इतिहास है, उसका भी जो आधार है वो आर्थिक पक्ष ही है कहीं ना कहीं। इसको बताने के लिए उन्होंने एक इकोनॉमिक का एक एस्पेक्ट लिया, एक कॉन्सेप्ट लिया जिसको उन्होंने उत्पादन या प्रोडक्शन माना है। इकोनॉमिस्ट उत्पादन को विशेष वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के रूप में मानते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स उन प्रयत्नों को उत्पादन मानते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी आजीविकाओं का उपार्जन करता है। और कार्ल मार्क्स के अनुसार जब प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन का निर्वहन करता है और जीवन का निर्वहन करने के लिए वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है, और इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वो वस्तुओं का निर्माण करता है, भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है और उन्हीं के द्वारा उत्पादन करता है और उसी से अपनी जीविका का निर्वहन करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। अतः कार्ल मार्क्स जो है वो भौतिक वस्तुओं का उत्पादन को ही समाज का आरंभिक बिंदु मानते हैं, यानी उत्पादन को ही वो बेस मानते हैं किसी भी समाज का, किसी भी समाज का। तो किसी भी समाज या उसकी प्रकृति को अगर हमें समझना है तो वहाँ की आर्थिक स्थिति को हमें समझना होगा, उसकी आर्थिक संस्थाओं को हमें समझना होगा, वहाँ पर होने वाले एक जो प्रक्रिया है, आर्थिक प्रक्रिया है, उसको समझना होगा। इसको समझाने के लिए कार्ल मार्क्स ने इसको उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय आदि की एक व्यवस्था के रूप में समझाया। और उन्होंने कहा कि जो आर्थिक व्यवस्था है वो एक उत्पादन से शुरू होती है। उत्पादन व्यक्ति की करता है जो कि अपनी जीवन की आवश्यकताओं, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। वो चीजों का उत्पादन करता है जो कि समाज या व्यक्ति ही उपभोग करते हैं, और जब उपभोग की स्थिति आती है तो एक उसका वितरण भी होता है समाजों और व्यक्तियों के बीच में। और ये वितरण की जो प्रणाली है वो विनिमय से जुड़ी होती है, किसी न किसी रूप में आर्थिक पक्ष से देने लेने के आधार पर जुड़ी होती है। और ये सब कहाँ पे हो रहता है? समाज में, व्यक्ति और समाज के बीच में हो रहा होता है। तो ये जो चीजें हैं ये सब एक संबंधों को जन्म देती है, पारस्परिक संबंधों को जन्म देती है, और यही पारस्परिक संबंध जो है वर्ग का निर्धारण करते हैं। वर्ग यानी क्लास का निर्धारण करते हैं। ये वर्ग जो है वो समूह होते हैं जिनके आपस में हित एक जैसे होते हैं। इसको हम आगे चल करके और विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स ने जो एक आर्थिक प्रणाली बताई जिसमें उत्पादन है, उपभोग है, वितरण है, विनिमय है और आपसी संबंध हैं, इन सभी के आधार पर, जो कि एक वैसे तो ये सब एक आर्थिक पक्ष है, लेकिन ये पूरे समूह को, समाज को प्रभावित करता है और ये समाज में वर्गों का निर्माण करता है। ये निर्माण ये जो वर्ग हैं, इनमें जब समाज में परिवर्तन आता है तो इन वर्गों से ही समाज बना है, और इनमें जब परिवर्तन आता है तो समाज में परिवर्तन आता है, विचारों में परिवर्तन आता है, संस्कृति में परिवर्तन आता है, यहाँ तक कि राजनीति में भी परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्थिक और आर्थिक पक्ष सबसे महत्वपूर्ण मार्क्स मानते हैं, और उसमें भी सबसे जो बेसिक चीज है वो उत्पादन को मानते हैं कि उत्पादन एक मूलभूत आधार है किसी भी समाज के में परिवर्तन और उसमें परिस्थितियों में उस समाज के निर्धारण में। अब मार्क्स ने इसको समझाने के लिए अपनी पुस्तक कार्ल मार्क्स दास कैपिटल में इस विषय को समझाया, और उन्होंने विभिन्न वर्गों को समझाने का इस पुस्तक में प्रयास किया अपने कार्य में। और इसको समझाने के लिए उन्होंने अनेक विभिन्न अवधारणाओं का प्रयोग किया, जिसमें से एक महत्वपूर्ण अवधारणा है उत्पादन के साधन। तो पहले हम समझ चुके हैं उत्पादन क्या है, अब उत्पादन के साधन क्या होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीजें हैं, वो साधन है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में
प्रयोग की जाती हैं। ये अलग-अलग युग में अलग-अलग रही हैं, साधन अलग-अलग युग में अलग-अलग रहे हैं। मार्क्स का कहना था कि जैसे-जैसे समाज में परिवर्तन आया, उसी साधनों में भी परिवर्तन आया। उन्होंने इसको आदिम युग से लेकर के और पूंजीवादी युग तक इस परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने आदिम युग में कहा कि आदिम युग जो है वो ट्रेडिशनल या परंपरागत समाज थे और इसमें जटिलता नहीं थी, बहुत सिंपल थे। इन समाजों में रहन-सहन और जो आर्थिक प्रक्रियाएँ थी वो लगभग समान थी, सभी एक जैसे ही थे। तो सबके साधन, उत्पादन के साधन लगभग सभी के समान थे। उसके बाद समय में परिवर्तन आया, संख्या में परिवर्तन आई, जनसंख्या में परिवर्तन आई और उसी के साथ-साथ एक दूसरे युग का प्रारंभ हुआ जिसे उन्होंने दासत्व युग कहा और इसमें दासों को रखना, श्रम शक्ति का प्रयोग होना महत्वपूर्ण था और ये सारी चीज़ें जो है वो समाज में परिवर्तन कर रही थी और ये परिवर्तन का कारण जो था उत्पादन के साधन थे और यहाँ पे उत्पादन के साधन जो थे वो दास थे या उनकी श्रम शक्ति थी। जिसके पास अधिक दास थे वो उच्च स्थिति में थे, वहीं जिनके पास श्रम था या जो दास थे वो थोड़ा निम्न स्थिति या वर्ग में माने गए। उसके अलावा नेक्स्ट जो अगला जो वर्ग उन्होंने बताया है वो सामंतवादी युग की बात की। इस सामंतवादी युग में पहले से फिर परिवर्तन आ चुका था। लोगों के पास जो उच्च स्थिति में थे, जिनको ज़मींदार कहा गया, वो उनके पास ज़मीनें थीं, जागीरें थीं, भूमि थी, उनके पास दास भी थे और कृषि दास थे, अर्धदास थे जो उनके यहाँ अपने श्रम के द्वारा कार्य करते थे। ये सस्ते और पिछड़े उपकरणों का प्रयोग इस वक़्त में किया जा रहा था। यानी जो उत्पादन के साधन जो थे वो पहले से उसमें परिवर्तन आया। दासत्व युग के बाद जो सामंतवादी युग आया उसमें उत्पादन के साधन यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया और उस चेंज के साथ-साथ समाज में भी हमें परिवर्तन देखने को मिला। उसके बाद जब औद्योगीकरण शुरू हुआ, आविष्कार शुरू हुए, मशीनों का प्रयोग शुरू हो गया, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ लग गई, उद्योग धंधे लग गए, तो उसी के साथ-साथ एक जो समाज आया वो पूंजीवादी समाज आया जिसमें पूंजी का बोलबाला था। जिसके पास पूंजी थी उसके पास मशीन थी, उनके पास उद्योग थे, उनके पास सारी इंडस्ट्रीज़ थी और वो प्रभावशाली थे। तो ऐसे समाज जो पूंजीपति समाज था, पूंजीवादी समाज था, उसमें दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता थे, जो करने वाले थे, वो श्रमिक थे। उनके पास श्रम और सिर्फ श्रम के अलावा कुछ नहीं था। वो अपने श्रम के द्वारा कार्य करते थे, जीविकोपार्जन करते थे। हालाँकि इस जीविकोपार्जन में उनको उतना भी वेतन नहीं मिलता था जितना कि वो कार्य करते थे। तो इस पूंजीवादी युग में जो समाज था वो एक अलग तरीके का हो गया, परिवर्तन आ गया ऐसे समाज में और सामंतवादी युग से परिवर्तन आया क्योंकि यहाँ औद्योगिकीकरण हो चुका था, मशीनीकरण हो चुका था। लाभ की जो उद्योगपति थे उनके पास अधिक से अधिक लाभ एकत्रित हो रहा था और वो अमीर से अमीर होते जा रहे थे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 2 युग इस युग में भी वर्ग एक अलग तरीके के वर्ग बन गए और जिसका आधार कहीं न कहीं पर ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन रहे। तो मार्क्स ने उत्पादन के साधनों के द्वारा किस तरीके से समाज में परिवर्तन आया और किस तरीके से जो युग में परिवर्तन आया और युगों में परिवर्तन और समाज में परिवर्तन का आधार जो था वो उत्पादन के साधन थे, इसको बताने का प्रयास किया। इसी के साथ-साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो समाज था उसमें जो वर्ग थे वो पूंजीपति जिनको बुर्जुआ वर्ग कहा जाता था, वहीं दूसरी तरफ जो थे सर्वहारा वर्ग थे, जो श्रमिक थे, जो शोषित भी थे और जिन पर जो बुर्जुआ वर्ग है वो अपना प्रभाव रखता था, उनको शोषित करता था। जब ये उत्पादन के साधन उत्पादन का कार्य होता था, जो उद्योग धंधे होते थे, तो मार्क्स कहते हैं कि वहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार के उत्पादन के संबंध स्थापित थे। तो अगला उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट दिया उसको उन्होंने उत्पादन के संबंध की बात की, रिलेशनशिप्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की। तो उत्पादन जो है वो एक क्योंकि संगठित कार्य होता है और इसकी प्रकृति जो है वो सामाजिक होती है।
सभी मिल के कार्य करते हैं। कहीं पर एक की स्थिति मालिक की होती है, वहीं दूसरी तरफ एक की स्थिति जो है वो श्रमिक की या कार्य करने वाले की होती है। तो कार्ल मार्क्स उत्पादन के साधन और उत्पादन की शक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अवधारणा का प्रयोग करते हैं। उनका कहना था कि इनमें आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, उत्पादन के साधनों में और उत्पादन की शक्ति। अब ये शक्तियाँ क्या हैं? ये वो शक्तियाँ हैं जो तकनीकी का नियंत्रण रखती हैं या फिर आर्थिक स्थितियों का नियंत्रण रखती हैं। इनमें आपस में जो संबंध होते हैं वो कामगार और नियोक्ता के होते हैं, वहीं पर सहयोग और सहकारिता के नियम भी के संबंध भी होते हैं। तो इस प्रकार के संबंध हमें उत्पादन के की व्यवस्था में हमें देखने को समाज में मिलते हैं, जो विभिन्न वर्गों के बीच में पाए जाते हैं। इसी को समझाने के लिए मार्क्स एक और अवधारणा का प्रयोग करते हैं, जिसको उन्होंने उत्पादन की शक्ति माना। कार्ल मार्क्स उत्पादन की शक्ति को मानते हैं कि ये जो प्राकृतिक स्रोत हैं, जिसका भी उन पर नियंत्रण होता है, वो एक उच्च स्थिति में होते हैं। और इसको बताने के लिए उन्होंने कहा कि जो क्योंकि उत्पादन क्या है? उत्पादन जो संसाधन है, उनका प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण करना और उनके द्वारा कुछ आर्थिक प्रक्रिया करना और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो मार्क्स कहते हैं कि जिन लोगों पर इन प्राकृतिक स्रोतों का जो नियंत्रण होता है, वो जितना अधिक होता है, वो उतने ही ज़्यादा उत्पादन की शक्तियाँ उनके हाथ में होती हैं, उनके नियंत्रण में होती हैं। जितनी उत्पादन की शक्तियाँ उन्नत होती हैं, उतनी ही ज़्यादा जो प्राकृतिक स्रोतों पर उनका नियंत्रण होता है। हम देख सकते हैं आज के युग में भी कि जिनके पास धन है, जिनके पास अधिक धन है, वो प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं और उनके पास आर्थिक जो प्राकृतिक संसाधन है, उस पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। वो चाहे खेतों के रूप में हो, चाहे प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं प्रकृति के चीज़ों का वो प्रयोग अधिक से अधिक करके उद्योग धंधों को अपने नियंत्रण में करते हैं। तो ये जो उत्पादन की शक्तियाँ हैं, मार्क्स के अनुसार ये या तो पूंजी होती है, ये विभिन्न साधन होते हैं, ये अपनी पूंजी के द्वारा श्रम शक्ति का भी प्रयोग करते हैं, वो भी एक किसी न किसी रूप में उत्पादन की शक्ति ही होती है। उसके अलावा जो श्रमिक जो उनकी आर्थिक और शैक्षणिक योग्यता है, वो भी इसी में आती है। उनकी जो कुशलता है, उनकी जो योग्यता है, उनकी जो जितने ज़्यादा वो स्किल्ड होंगे, वो भी उत्पादन की शक्तियों में ही आते हैं। तो उत्पादन की शक्तियाँ जो हैं, आज के समय में हम इस उत्पादन की शक्ति को हम इस एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि आजकल जो स्पेस साइंस है, वो बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है और स्पेस साइंस का जैसे-जैसे विकास हो रहा है, हम एलन मस्क का नाम जानते हैं कि वो उनके जो आविष्कार हैं, वो हमें पृथ्वी ही नहीं बल्कि स्पेस पर भी ले जाने और वहाँ उसको भी एक टूरिज़्म या उसको भी एक उद्योग के रूप में वो स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितना उनके पास क्योंकि उनके पास आर्थिक संपदा है, उनके पास विभिन्न प्रकार की उत्पादन की शक्तियाँ हैं, तो वो उसका प्रयोग करके अपने को प्रयोग करके आज ये स्पेस साइंस में इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो उत्पादन की शक्तियाँ क्योंकि प्राकृतिक पदार्थों को उपयोगी और विनिमय मूल्यों में बदलती है। यानी उत्पादन की जो शक्तियाँ हैं, वो क्या करती हैं? प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करती हैं और उसको उपयोगी वस्तुओं या विनिमय की वस्तुओं मार्केट में सेल करने के रूप में प्रयोग करती हैं। ये उत्पादन की शक्तियाँ थोड़ी जो है वो विकासशील होती हैं। ये प्रगतिशील होती हैं, विकासशील होती हैं और ये कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन के जो साधन होते हैं और उत्पादन की शक्तियाँ जो हैं, इनमें आपस में एक तरीके का कभी न कभी संबंध जो होता है वो किसी न किसी रूप में एक संघर्ष के रूप में भी होता है। और ये संघर्ष जो है उसका कुछ कारण ये होता है कि ये संघर्ष पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी होता है और वहीं पर नई आर्थिक संरचना को स्थापित करने के लिए भी होता है। तो एक प्रकार का ये एक
प्रकार का संघर्ष हमें यहाँ पे देखने को मिलता है उत्पादन के साधनों और उत्पादन की शक्तियों में। और कार्ल मार्क्स जो है वो पूंजीवादी समाज की क्योंकि का अध्ययन करते हैं, तो उन्होंने पूंजीवादी समाज में उत्पादन की शक्तियों को प्रभुत्वशाली माना। उन्होंने कहा कि जो पूंजीवादी समाज है उसमें जिसके पास भी उत्पादन की शक्तियां हैं, उत्पादन के साधन हैं या जो प्रोडक्शन कर रहा है वो सभी प्रभावशाली हैं। ये प्रभुत्वशाली वर्ग हैं और ये क्या करते हैं, ये नेचुरली ये पूंजीपति होते हैं, इनके पास पूंजी का बोलबाला होता है। और ये क्या जो दूसरा वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उसको ये अपने नियंत्रण में रखते हैं, उनसे काम करवाते हैं और उनको शोषित भी करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उन्होंने कार्ल मार्क्स ने उत्पादन की साधन, उत्पादन की शक्तियों के आधार पर, विभिन्न आधारों पर समाज को समझाने का प्रयास किया। और इसी के द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि समाज में दो प्रकार के लगभग वर्ग हमें देखने को मिलते हैं। जब पूंजीपति वर्ग समाज आ जाता है तो जिनके पास पूंजी है, जिनके पास आर्थिक शक्तियां हैं, जिनके पास आर्थिक जो उत्पादन के साधन हैं, वो सभी एक वर्ग में हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ वो वर्ग होता है जिसको उन्होंने सर्वहारा वर्ग कहा, जो कि शोषित है, जो कि कमजोर है। तो अब हम वर्ग को समझने का प्रयास करते हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग को किस तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो कार्ल मार्क्स जो है वो यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ वर्ग की जो अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है, उन्होंने इस शब्द को जनरल मीनिंग में इसको क्लास कहा जाएगा, जो कि एक लैटिन शब्द है। और इस शब्द का प्रयोग उस समय व्यक्तियों जो कि सशस्त्र समूह थे उनके लिए किया गया था। इसको रोमन साम्राज्य में उन समूह के लिए किया गया था जो कि सशस्त्र थे। बाद में आगे चलकर एक क्लास या वर्ग को उन मानव समूहों के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा जो कि किसी न किसी रूप में समान रूप से साथ में रहते थे। कार्ल मार्क्स ने वर्ग की अवधारणा को अपनी जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल, उसमें इस शब्द का प्रयोग किया। और दास कैपिटल में उन्होंने क्लास को, वर्ग को विस्तृत रूप में उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियों, उत्पादन के संबंधों के आधार पर इसको एक कॉन्सेप्चुलाइज किया, उसको एक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जो पूंजीपति वर्ग है या बुर्जुआ वर्ग है वो होते हैं जिनके पास बड़ी मात्रा में पूंजी होती है, बहुत ज्यादा उनके पास कैपिटल होता है, पूंजी होती है, उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन की शक्तियां होती हैं या उन पे भूमि का स्वामित्व होता है। वही उन्होंने दूसरी तरफ दूसरे वर्ग की बात की जिसको उन्होंने सर्वहारा वर्ग, प्रोलेटरिएट ग्रुप वर्ग कहा। ये शोषित वर्ग था और जिनके पास आजीविका उपार्जित करने के लिए श्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं था। ये श्रम और सिर्फ श्रम के द्वारा अपना योगदान समाज में दे सकते थे। तो मार्क्स ने वर्ग को समझाने के लिए कहा कि एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का समूह है जो उत्पादन के संगठन में समान प्रकार के कार्य में लगे होते हैं। तो एक वर्ग को उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है, उन्होंने उसको एक कंसेप्चुलाइज किया है, उन्होंने उसको एक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया है। मार्क्स के अनुसार वर्ग की प्रकृति के कुछ विभिन्न आधार थे। इन आधारों को उन्होंने प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने कहा कि व्यक्तियों के जो समूह हैं जिनके बीच आर्थिक साधनों के वितरण को लेकर एक संघर्ष की दशा होती है, यानी कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में जो
जो समूह हैं वो आर्थिक पक्ष के आधार पर एक दूसरे से विपरीत चलते हैं या उनमें एक संघर्ष की स्थिति होती है। यानी जैसे मालिकों की बात है या दूसरी तरफ सर्वहारा या शोषित वर्ग की बात है या फिर कहीं पर जमींदार हैं वहीं पर दास हैं। तो इस तरीके से दो स्थितियां, विपरीत स्थितियां या विपरीत वर्ग हमें हमेशा हर समाज में देखने को मिलते हैं, जिसमें किसी न किसी रूप में संघर्ष की दशा देखने को मिलती है। इसके अलावा वर्ग के सदस्यों में सरलता से संचार होता है, उनमें आपस में कम्युनिकेशन होता रहता है। और इसको बताने के लिए उन्होंने कहा कि एक जो संचार है, कम्युनिकेशन है, वो भी एक इम्पोर्टेंट आधार है किसी भी वर्ग को स्थापित होने में, और उनके विचार और कार्यक्रम जो हैं वो लगभग इस संचार के द्वारा समान होते हैं। अगली बात उन्होंने कही कि वर्ग चेतना यानी क्लास कॉन्शियस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मार्क्स ने कहा, और उन्होंने वर्ग चेतना की बात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ग चेतना के कारण उनमें एक एकता की भावना पैदा होती है और इस एकता की भावना के कारण ही वर्ग अपने आप में यूनाइट होते हैं, संगठित होते हैं। तो आपस में उनमें एक वर्ग चेतना यानी क्लास कॉन्शियसनेस की बात भी एक आधार माना किसी भी वर्ग के बनने में। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि वर्ग एक समूह या एक निम्न वर्ग में वर्ग जब होते हैं तो एक वर्ग में जो निम्न स्तर पर होता है किसी न किसी रूप में, उसमें एक असंतोष की भावना का होना भी आवश्यक होता है। ये उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया, क्योंकि इसी के आधार पर ही कोई एक जो वर्ग है वो यूनाइट होगा, एक साथ होगा, और जब यूनाइट होगा तभी वो एक वर्ग के रूप में स्थापित होगा। तो जब हम पूंजीवादी समाज की बात करते हैं, तो यहाँ शोषण के आधार पर, पूंजीपतियों के द्वारा किए गए शोषण के आधार पर एक जो दूसरा वर्ग है, जो कि शोषित वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, वो यूनाइट होता है और एक वर्ग के रूप में कार्य करता है। तो पांचवी और आखिरी बात मार्क्स ने वर्ग को निर्धारित करने के लिए कही। उन्होंने कहा कि एक वर्ग में एक संगठन का होना, एक संगठन का एक संगठित रूप होना उसका आवश्यक है। तो ये 5 बातों के आधार पर उन्होंने किसी वर्ग को निर्धारित करने का प्रयास किया। इसको वर्ग की प्रकृति को बताने के लिए उन्होंने 2 अवधारणाओं को बताया। उन्होंने कहा कि वर्ग जो है 2 प्रकार के उन्होंने बताए। एक तो एक वर्ग वो है जो स्वयं में वर्ग है, और दूसरा यानी क्लास इन इटसेल्फ है। वहीं उन्होंने दूसरा वर्ग बताया जिसको उन्होंने क्लास फॉर इटसेल्फ कहा। यहाँ पर ये जो 2 प्रकार के वर्ग बताए हैं उसके क्या निर्धारण का आधार है और क्या बेसिस है जिसके आधार पे उन्होंने ये 2 वर्ग बताए, उसको बताने के लिए उन्होंने जो मुख्य आधार था उसको उन्होंने कॉन्शियसनेस की बात कही। उन्होंने क्लास कॉन्शियसनेस को किसी भी वर्ग के बनने का मुख्य आधार बताया। उन्होंने ये जो 2 वर्ग बताए हैं, एक तो है स्वयं में वर्ग यानी क्लास इन इटसेल्फ। इसको जर्मन भाषा में उन्होंने क्लास इन सिच भी कहा, क्लास ऑन सिच भी कहा, और या स्वयं में वर्ग कहा। और इस वर्ग में उन्होंने कहा कि वर्ग तो होता है लेकिन उसमें एक अपने वर्ग के प्रति चेतना नहीं होती, कॉन्शियसनेस नहीं होती है, जो कि एक वर्ग को निर्धारित करने का एक अनिवार्य विशेषता है। तो वो उसकी वहां पे कमी देखने को मिलती है। तो जब वर्ग चेतना, जो कि एक आवश्यक कारण है किसी भी वर्ग को स्थापित होने के लिए, अगर उसको हम नहीं देखते हैं, हालांकि जैसे आदिम समाज था या सामंतवादी समाज था, या दास युग था, इसमें भी वर्ग थे, विभिन्न वर्ग थे, लेकिन वो वर्ग किसी भी तरीके से क्लास कॉन्शियसनेस की वजह से, वर्ग चेतना की वजह से यूनाइटेड नहीं थे उस तरीके से, उतना उसमें वर्ग चेतना का अभाव देखने को मिलता है। जबकि हम जब पूंजीवादी वर्ग की बात करते हैं, समाज की को देखते हैं, तो वहां पर ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो मार्क्स यहाँ पर जो
स्वयं में वर्क की बात करते हैं, क्लास इन इटसेल्फ की बात करते हैं, वहाँ पर वर्ग में चेतना का, क्लास कॉन्शियसनेस की कमी पाई जाती है। वहीं दूसरा वर्ग जब उन्होंने कहा है तो उन्होंने दूसरा वर्ग स्वयं के लिए वर्ग, क्लास फॉर इटसेल्फ की बात की। ये वो वर्ग है जिसमें कि स्वयं के प्रति जो समूह के लोग हैं उनमें आपस में चेतना है। वो सभी जानते हैं अपने कष्टों को, अपने शोषण को, या अपनी जितनी भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनको वो आपस में मिल करके जानते हैं। उनमें उत्पादन के संबंधों के आधार पर उनमें चेतना होती है। और ये इसीलिए ये जो चेतना है, जब सब आपस में एक दूसरे के लिए सोचते हैं, उनमें एक हम की भावना भी आती है, तो ये क्लास जो होती है, ये जो वर्ग होता है, वो स्वयं के लिए वर्ग बन जाता है। पूंजीवादी समाज में, पूंजीवादी समाज में दो वर्ग थे, एक तरफ पूंजीपति थे और एक तरफ सर्वहारा वर्ग थे। जो सर्वहारा वर्ग थे उनमें एक क्लास कॉन्शियसनेस आ गई थी धीरे धीरे करके। वो अपने शोषण को, अपनी परिस्थितियों को, अपनी जो जो उनकी दुखद स्थिति थी उस वक्त की, उसको वो समझने लगे थे, और उसको वो समझ करके उनमें आपस में एक एकता की भावना आई थी, और जिसके कारण कि वो यूनाइट हो गए थे। और इसी क्लास कॉन्शियसनेस की वजह से उस वर्ग को कार्ल मार्क्स ने क्लास इन इटसेल्फ, या क्लास स्वयं के लिए वर्ग कहा था, जो कि अपने लिए जागृत था। इसी को आगे बढ़ाते हुए, अपनी इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो एक उन्होंने और सिद्धांत दिया था, जिसको उन्होंने थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कहा था, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था। और इसमें उन्होंने जब अतिरिक्त मूल्य को समझाया तो उन्होंने उसी के साथ साथ वर्ग संघर्ष कैसे होता है उसको भी समझाने का प्रयास किया। क्योंकि जो कार्ल मार्क्स हैं वो उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियों को लेकर के पूरे समाज को समझाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने वर्ग की अवधारणा को इसी आधार पर समझाया, और इसी पूंजीवादी व्यवस्था में उन्होंने जो पूंजीपति हैं, जिनके पास बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, या जो पूंजीपति जिनके पास उत्पादन के सभी साधन हैं, वो अपने उद्योगों में अपने श्रमिकों को, सर्वहारा वर्ग को से काम करवाते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको वेतन देते हैं, तो वो उतना वेतन देते हैं जिससे उनका किसी तरह से जीवन यापन हो। जो जितना वो कार्य करते हैं, जितने घंटे वो कार्य करते हैं, जितना वो श्रम उन उद्योगों को देते हैं, उसके अनुरूप उनको उनका वेतन वो नहीं देते हैं। तो इस तरीके से, एक तरीके से उनका शोषण होता है। जो वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, वो किसी तरह से अपना जीवन यापन करता है, जीवित रहता है और सिर्फ कार्य करता रहता है। तो इस कम वेतन देने से जो पूंजीपति वर्ग है उसके पास लाभ एकत्रित होता जाता है। उत्पादन, क्योंकि श्रम हारा वर्ग जो है, या श्रमिक वर्ग जो है, वो अपने श्रम के द्वारा, अपने अतिरिक्त कार्यों के घंटे के द्वारा अधिक उत्पादन करता है, और जिससे अत्यधिक लाभ उत्पन्न होता है। और ये लाभ जो है वो किसके पास एकत्रित होता जाता है? ये पूंजीपतियों के पास जाता है, और ये पूंजीपति जो हैं वो अमीर से और अमीर होते जाते हैं। वही जो श्रमिक होते हैं वो गरीब से और गरीब होते जाते हैं। तो इस जो लाभ एकत्रित होता जा रहा है, जो कि सरप्लस है, जो कि जितना मूल्य, जितना वेतन पूंजीपतियों को, श्रमिकों को देना था, वो ना दे करके वो अपने पास बचाते जाते हैं। एक तरफ उनके पास लाभ आता है, वहीं दूसरी तरफ ये सरप्लस वैल्यू एकत्रित होती जाती है, और इसी उससे उनकी पूंजी में इजाफा होता जाता है। तो इस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों को कम वेतन करके उनके कार्य के अनुपात में जो लाभ बढ़ता जाता है, वही सरप्लस वैल्यू है, और सरप्लस वैल्यू पूंजीपतियों के हाथ में आता जाता है।
पूंजीपति अमीर से अमीर होते जाते हैं और वही सर्वहारा वर्ग जो है वो गरीब से गरीब होता जाता है। अब जब ये स्थिति होती है तो एक तरीके का असंतोष जो सर्वहारा वर्ग है उसमें स्थापित होने लगता है, और इसी को कार्ल मार्क्स ने बताया कि जब ये एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये सर्वहारा वर्ग जो है उसका शोषण अत्यधिक हो जाएगा और उससे उनमें एक असंतोष की भावना होगी, वो आपस में यूनाइट हो जाएंगे, उनमें एक क्लास कॉन्शियसनेस अपने वर्ग की चेतना आ जाएगी, और इसी चेतना के कारण उसमें जो है वो जो चेतना आएगी उससे उनमें एक वर्ग अपने आप में वो संगठित वर्ग बन जाएगा और वो संघर्ष की स्थिति में आ जाएगा। और मार्क्स के अनुसार जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें एक जब वर्ग चेतना का विकास हो जाता है तो एक जो सर्वहारा वर्ग है वो यूनाइट होकर के एक क्रांतिकारी समूह के रूप में स्थापित हो जाएगा। ये कार्ल मार्क्स ने उस वक्त कहा था और ऐसा ही हुआ। और जो ये क्रांतिकारी समूह है ये ये यूनाइट हो जाएगा और अपने शोषक वर्ग के खिलाफ एकत्रित होकर के आवाज उठाने का कार्य करेगा, शोषण को खत्म करने का कार्य करेगा। और ऐसा ही हुआ और बाद में खूनी संघर्ष भी हुए, और जिसके बाद मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष की अवधारणा है उसको प्रस्तुत किया, और इस प्रक्रिया को उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से प्रस्तुत किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है अपने सिद्धांतों के द्वारा, अपने विभिन्न अवधारणाओं के द्वारा जो उन्होंने उत्पादन के साधन, उत्पादन की संबंधों, उत्पादन की शक्तियों और उसकी विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा कैसे एक समाज में जो है वर्ग बनते हैं, और इन वर्गों में आपस में हमेशा एक द्वंद्व की स्थिति रहती है, संघर्ष की स्थिति रहती है, और ये समाज को परिवर्तित करते रहते हैं। तो इसको पूरा समझाने का कार्ल मार्क्स ने प्रयास किया अपने सिद्धांत के द्वारा। वहीं अब हम बात करेंगे दूसरे सिद्धांत की, जो कि मैक्स वेबर का सिद्धांत है। यहाँ पे मैक्स वेबर जो दूसरा हमारा ये जो इस यूनिट का जो दूसरा पार्ट है उसमें हमको वर्ग और वैधता में मैक्स वेबर को समझने की आवश्यकता है। मैक्स वेबर ने कैसे लेजिटिमेसी यानी वैधता को समझाने का प्रयास किया, कैसे उन्होंने इसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में स्थापित किया, क्या आवश्यकता है वैधता की, कितने प्रकार की वैधता है, इसको उन्होंने बताने का प्रयास किया। तो उसी के आधार पर उन्होंने सत्ता को उससे रिलेट किया है कि सत्ता किस प्रकार से होती है और इससे कैसे सामाजिक परिवर्तन आते हैं। तो यहाँ पे अब हम मैक्स वेबर को समझने का प्रयास करते हैं, मैक्स वेबर के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। तो मैक्स वेबर क्योंकि एक इसको समझने से पहले हम जो वैधता का एक लिटरल मीनिंग है उसको समझने का प्रयास करते हैं। वैधता का अर्थ कानूनी और नियमित गतिविधियां हैं जिन्हें किसी उचित आधार पर न्यायोचित ठहराया जाता है, यानी कोई ऐसी कार्यविधि या कोई ऐसी कानूनी प्रक्रिया या कार्य है जिसको कि जस्टिफाई किया जा सकता है किसी कानून के आधार पर, किसी नियम के आधार पर। तो हम ऐसी व्यवस्था को हम वैधता या लेजिटिमेसी कहते हैं। अब ये जो लेजिटिमेसी है या वैधता है वो हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। जो विभिन्न कार्य हैं दैनिक जीवन के, उनमें से कुछ कार्य जो हैं वो सर्वमान्य होते हैं, समाज उनको मानता है, जो कि उचित माने जाते हैं या स्वीकार्य माने जाते हैं, जो कि न्याय संगत भी माने जाते हैं। ऐसे कार्यों को जो वैध माना जाता है, लेजिटिमेट माना जाता है। और वही कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको कि मान्यता नहीं प्राप्त होती है, जिनको न्याय संगत भी नहीं माना जाता है, जिनको समाज वैध नहीं मानता है, जो कि न्यायोचित भी नहीं होते हैं। तो ऐसे कार्यों को हम देख सकते हैं कि वो जो है वो लेजिटिमेट या वैध नहीं होते हैं। तो
हम देखते हैं कि समाज में इस तरीके के विभिन्न कार्य होते हैं। कुछ कार्य वैध होते हैं क्योंकि जिनकी मान्यताएं होती हैं, वही कुछ कार्य जो हैं अवैध होते हैं। इसको हम इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई विवाह के द्वारा कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो वो एक लीगल माना जाता है, उस लेजिटिमेट माना जाता है। वहीं इसके विपरीत उसको हम जो समाज है वो स्वीकार नहीं करता है या उचित नहीं मानता है। इसी प्रकार अगर हम शासन और सत्ता की बात करें, तो शासन और सत्ता जो है वो उसको किस प्रकार से वैध माना जाए, किस प्रकार से उसको उसकी आज्ञा का पालन किया जाए, या उसको किस तरीके से हम लेजिटिमेट मानते हैं, न्यायोचित मानते हैं, या उसको कैसे हम स्वीकार करते हैं, ये भी इस पर निर्धारित करता है कि कैसे उसको स्वीकार किया गया है, उसका क्या कारण या क्या उसके आधार रहे हैं जिसकी वजह से हम किसी भी शासन या सत्ता को न्यायोचित मानते हैं या लेजिटिमेट या सही मानते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो इसको समझाने के लिए तो इस प्रकार से हम वैधता को वो मानते हैं जो कि समाज जिन चीजों को जस्टिफाई करता है, जिस चीजों को स्वीकार करता है। अब वैधता की आवश्यकता क्या है? तो इसके लिए समझाने के लिए, क्योंकि हर समाज में कोई ना कोई वर्ग जो है ऐसी स्थिति पर होता है जो आदेश देता है, वहीं एक वर्ग होता है जो आदेशों का पालन करता है या उच्च वर्ग के या अन्य वर्ग के अधीन होता है। यानी कहीं न कहीं पे हम सत्ता की बात करते हैं। तो जो सत्तासीन लोग हैं, ये कैसे वैध होंगे? कैसे ये लेजिटिमेट होंगे? कैसे इनके अधीन रहने वाले इनकी बातों को मानेंगे? उसी को वही जो है वैधता निर्धारित करती है। यानी हम किसी शासन या सत्ता को हम तभी मानते हैं जब वो न्यायोचित हो, न्यायसंगत हो, स्वीकार्य हो या सभी उसको मान्यता दे रहे हों, या किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक रूप से उसका किसी न किसी रूप में निर्वाचन हुआ हो, तभी हम उसको वैध मानते हैं। तभी उसको जनसाधारण वैध मानती है, उसके अधीन काम करती है या उसके आदेशों का पालन करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो वैधता है वो कहीं न कहीं संघर्ष की जो स्थितियां हैं उसको खत्म करने का कार्य करती है, क्योंकि यहाँ पर भी वर्ग की बात है। एक वर्ग जो आदेश दे रहा है, वहीं दूसरा वर्ग जो है वो अधीन है। जो वर्ग आदेश दे रहा है और जो अधीन है उसमें कहीं न कहीं संघर्ष की स्थितियां हो सकती है, जैसा कि हमने कार्ल मार्क्स ने जिस तरीके से बताया कि विभिन्न वर्ग आपस में हमेशा संघर्ष की स्थिति में रहते हैं और इस संघर्ष को खत्म करने का उसका समाधान के रूप में ये वैधता महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अब हम बात करते हैं मैक्स वेबर के ने जो लेजिटिमेसी की बात की है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा-सा मैक्स वेबर की जीवन परिचय को हम समझना चाहेंगे, बिल्कुल ऊपरी तौर पर। तो मैक्स वेबर जो हैं वो एक जर्मन समाजशास्त्री रहे। इन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य किए जिसमें प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य रहा है इनका, और उसके अलावा रिलीजन ऑफ इंडिया, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, वर्डशाफ्ट एंड ज़ेसेल्शफ्ट नामक भी कार्य जो है इनका पब्लिश हुआ, जो कि सभी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य थे, जो रिसर्च वर्क थे। इन्होंने दुनिया के 6 महान धर्मों का कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन भी किया था, विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिसमें एक्शन की थ्योरी, क्रिया का सिद्धांत बताया, उसके अलावा पावर एंड अथॉरिटी, सत्ता और शासन की बात की। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी प्रतिपादित किया। इसके अलावा उन्होंने समाजशास्त्र में जो अपनी जो बेस बनाया अपनी अवधारणा को, अपने सिद्धांतों को समझाने के लिए, उन्होंने सामाजिक क्रिया को सब चीज़ों का आधार माना और उन्होंने सामाजिक क्रिया उनको माना जिनका कोई सामाजिक अर्थ होता है, यानी मीनिंगफुल हो, यानी कि कोई अर्थपूर्ण बोध वाली क्रिया को ही उन्होंने सामाजिक क्रिया माना। तो इसके आधार पर उन्होंने
सामाजिक क्रियाओं को, समाज को और समाज में होने वाली प्रक्रियाओं को समझाने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स ने जो मैक्स वेबर ने जो वैधता की बात की है, उसका उन्होंने एक वैज्ञानिक विश्लेषण किया और इस वैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा इस समाजशास्त्रीय सिद्धांत को उन्होंने समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर जो मार्क्स हैं, उन्होंने इसको 3 विभिन्न आधारों पर समझाने का प्रयास किया था, जिसमें उन्होंने जो आधार माने वैधता को समझाने के लिए, उसमें उन्होंने एक तो परंपरा को लिया, दूसरा कानूनों को लिया या तार्किक आधार लिया, या तीसरा उन्होंने जो चमत्कारिक आधार है उसको लेकर के उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि कोई चीज वैध है, कोई चीज वैलिड है, कोई चीज लेजिटिमेट है, तो उसके ये 3 प्रमुख कारण होते हैं। और इस को समझाने के लिए उन्होंने अपनी पुस्तक जो उनकी पब्लिश हुई थी, वर्डशाफ्ट एंड ज़िज़लशाफ्ट, उसमें इस को विस्तार से उन्होंने इस अवधारणा को समझाया। इसको समझाने के लिए उन्होंने 3 प्रकार की सत्ताओं की बात की थी या 3 प्रकार के आधार बताए थे, जिसमें उन्होंने पहली बात की थी तो मैक्स वेबर ने जो अपनी किताब थी वर्डशाफ्ट एंड ज़िज़लशाफ्ट, उसमें उन्होंने जो परंपरागत विभिन्न प्रकार की वैधता को समझाने के लिए उन्होंने विभिन्न आधार और उन आधारों के आधार पर समाज की सत्ता को समझाने का प्रयास किया। उसमें उन्होंने सबसे पहले लिया है ट्रेडिशनल सोसाइटी का या परंपरागत या पारंपरिक सत्ता की उन्होंने बात की, और इसमें उन्होंने कहा कि परंपरागत आधार पर वैधता को जब हम बात करते हैं तो ये हम इतिहास में हम देखने को पाते हैं कि विश्व में अनेक जो सम्राट थे, राजा थे, वो जो उनकी सत्ता थी, जो उनकी जो शासन था, जब वो सत्तानशीन हुए थे, तो वो सबकी जो वैधता थी, यानी जो प्रजा थी उनको मानती थी, उसका कारण कहीं ना कहीं पे परंपरा थी, ट्रेडिशंस थे। वो उन परंपराओं के आधार पर उसके शासन को मानते रहे, चाहे वो शासक क्रूर था या बहुत अच्छा था, उसको वो मानते रहे। तो यहाँ पर जो शासन का जो आधार था या सत्ता का जो आधार था, वो परंपरा थी। तो अनेक परंपरागत और काल्पनिक कथाओं और ग्रंथों के द्वारा राज्य के शासन का उस वक्त समर्थन किया जाता था, और इसमें ये बात मानी गई, जो प्रजा थी या जो जनता थी जो उसके अधीन रहती थी, वो इस सत्ता को वैध इसलिए मानती थी क्योंकि वो ये मानती थी कि ये कहीं ना कहीं पर ये जो शासक हैं, ये ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। तो वहां पे ईश्वर की सत्ता को कहीं ना कहीं पारंपरिक रूप से माना गया, और ईश्वर जो है राजा के रूप में लोगों का कल्याण करेगा, उनकी भलाई का कार्य करेगा। इस बात को मान करके ये जो पारंपरिक सत्ता है या जो पारंपरिक सत्ता या वैधता है, उसको मान्य माना गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पेट्रियार्की है, पितृसत्तात्मक समाज है, ये भी एक तरीके का परंपरागत समाज है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो फ्यूडल सोसाइटीज होती हैं, सामंतवादी समाज, वहां पे भी हम परंपरा को ही प्रमुख रूप से मानते हैं कि परंपरा किस तरीके से समाज में एक वैधता लाती है, जिससे कि जो दूसरा वर्ग है वो उसके अधीन रहता है और बातों को मानता है। यही बात हम राजा की सत्ता में देखते हैं। हम जो किंग ऑफ भूटान है, वहाँ के शासन को भी देख सकते हैं। क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, उसकी भी सत्ता को हम इसी रूप में हम देख सकते हैं और उसकी वैधता को मानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वंशावली या वंश की जो विरासत है, वो कहीं ना कहीं परंपरा को स्थापित करती है, और जो वंश की परंपरा है वो ये पारंपरिक सत्ता को प्रस्तुत करती है या पारंपरिक सत्ता को स्थापित करती है। और यहाँ पर एक जो वर्ग है वो मालिक होता है, वहीं दूसरी तरफ अनुचर होता है, उसके अधीन होता है, उसको मानने वाला होता है। विश्वास के आधार पर ही ये वो
इन बातों को मानता है। तो इस तरीके से ऐसे समाज में जहाँ वैधता जो है वो किसके आधार पर है? परंपरा के आधार पर है। परंपरा जो है विश्वास के आधार पर है और इसके कारण ऐसे समाजों में, वर्गों में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता है, क्योंकि वो मानते हैं कि जो सत्ता है, जो वैध है, वो क्योंकि वो ईश्वर का प्रभाव है, इसलिए वो उसको हमें मानना ही मानना है। वहीं तो इस तरीके से जो वेबर हैं वो अपने पहला जो सत्ता या पहली जो वैधता का आधार है वो उसको परंपरा मानते हैं, ट्रेडिशंस को मानते हैं। अगला उन्होंने जो प्रकार बताया है या टाइप बताया है सत्ता का, या उसी के आधार पर उन्होंने वैधता को बताया है, वो है कानून या तार्किक सत्ता, लीगल एंड रैशनल अथॉरिटी। तो यहाँ पर उन्होंने जो लीगल अथॉरिटी की बात की है, उन्होंने कानून की बात की है। जो कानून होते हैं वो क्योंकि तार्किक होते हैं, वो जस्टिफाइबल होते हैं, जस्टिफाई करते हैं, तो उसके आधार पर इसको समाज इसको मानता है। किसी भी सत्ता को तब मानता है जब वो किसी न किसी रूप से कानून पर आधारित होते हैं या तार्किकता पर आधारित होते हैं। तो मैक्स वेबर जो है इसमें आधुनिक समाज की बात करते हैं और उसमें उन्होंने बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्यूरोक्रेसी का, यानी अफसरशाही का एक का जो आइडियल टाइप था उसको उन्होंने दिया और उन्होंने उसे इस प्रकार की सत्ता कहा गया जो कि कानून पर आधारित थी और तार्किकता पर आधारित थी। तो जो ब्यूरोक्रेसी है हम देखते हैं कि वो एक व्यवस्थित तरीके से नियमों पर आधारित होती है, उसकी संरचना पूरी, जो उसका संगठन पूरा है वो एक स्ट्रिक्ट कठोर नियमों पर आधारित होता है और इन कानूनों पर आधारित होता है और उसका कुछ तार्किकता होती है, वो न्यायसंगत होते हैं। तो इस तरीके से रैशनल लीगल अथॉरिटी की बात वेबर करते हैं और इसको समझाने के लिए वेबर जो है वो कहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें होनी आवश्यक हैं ऐसी ऐसी स्थिति में या ऐसी सत्ता में, जिसमें कि पहली बात है कि वो ये तो पहली बात है कि ये क्योंकि आधुनिक समाजों में देखने को मिलता है, तो आधुनिक अफसरशाही शाही की जो बात है, ब्यूरोक्रेसी की जो बात है, वो यहाँ पर आती है। वहीं पर जो इसमें हम देखते हैं कि किसी भी ब्यूरोक्रेसी में, अफसरशाही में एक पद सोपान होता है, एक क्रमबद्ध तरीके से हायरार्की हमें देखने को मिलती है, नीचे से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक। नीचे की कुछ पद होते हैं, क्लास 4 से हम शुरू करते हैं, सेवकों से शुरू करते हैं और उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों तक जाते हैं। तो एक क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हमें एक पद सोपान हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी ब्यूरोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद अगली एक बात कही, उसमें उन्होंने व्यावसायिक योग्यता की बात कही कि ऐसे जो सत्ता है उसमें व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए, व्यक्ति में व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा नियमों की और प्रॉपर एक उसकी एक प्रक्रिया, प्रोसेस होना चाहिए सिलेक्शन का, जिसके आधार पर ये जो कानूनी और तार्किक सत्ता बनती है या वैलिडिटी उसकी आती है। इसमें विशेषीकरण होता है, इसमें संगठनात्मक संसाधन होते हैं। तो और साथ ही साथ ये जितनी भी व्यवस्था होती है, जो कानूनी तार्किक सत्ता होती है, ये जो है लिखित दस्तावेजों पर आधारित होती है, यानी उसकी लिखित नियमावली होती है। उसमें लिखित नियमावली होने के कारण उसमें पक्षपात की स्थिति नहीं आती है। इसके अलावा ये पूरी तरीके से पारदर्शी होते हैं और इसमें अवैयक्तिक कार्यशैली होती है। मार्क्स वेबर कहते हैं कि जो तार्किक आधार है नौकरशाही का, ये कहीं न कहीं आगे चल कर के, उन्होंने कहा कि नौकरशाही में तो देखने को मिलता है, लेकिन ये कहीं न कहीं आगे चल कर के उद्योगों में भी स्थापित होगा, क्योंकि इसमें जो कार्य करने का तरीका है वो व्यवस्थित है और किसी भी प्रकार का इसमें
प्रेजुडिसेस देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद वेबर जो है वो तीसरी प्रकार की सत्ता या वैधानिकता की जो बात करते हैं, वो चमत्कारिक वैधानिक सत्ता की बात करते हैं, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी की बात करते हैं। यहाँ पर कानून नहीं होते, नियम नहीं होते, परंपरा नहीं होती है। यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका अपने गुण होते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं सत्ता को स्थापित करने के लिए। तो जो व्यक्ति के जो खुद के गुण हैं, यानी इसमें करिश्मेटिक व्यक्तित्व हो सकता है, वो कोई एक नेता भी हो सकता है, वो एक कुशल वक्ता भी हो सकता है, या उसमें किसी प्रकार के चमत्कारिक या असाधारण गुण हो सकते हैं जिसके कारण उसको लोग मानते हैं, उसके फॉलोअर्स होते हैं, उसके अनुचर होते हैं या उसके अनुयायी होते हैं। आज के हम उदाहरण में बहुत से ऐसे उदाहरण हम दुनिया में देखने को मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं इस सत्ता को दिखाते हैं, जैसे कि लेनिन का एग्जाम्पल है रशिया में, या फिर आज के समय में हम प्रधानमंत्री मोदी की भी बात करें तो वो एक कहीं ना कहीं से उनके जो व्यक्तित्व है या उनका जो व्यक्तिगत गुण है वो भी एक चमत्कारिक सत्ता के रूप में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वेबर जो है वो चमत्कारिक सत्ता को एक तरीके का कुछ आशावादी रूप में देखते हैं, और वो कहते हैं कि जो चमत्कारिक सत्ता है वो नौकरशाही को एक चुनौती देती है। यहाँ पर वो थोड़ा सा एक अलग तरीके से जाते हैं और यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो नौकरशाही है, जो कि एक वैधानिक रैशनल लीगल जो सत्ता है, उसको किस तरीके से जो चमत्कारिक सत्ता होती है वो एक चैलेंज देती है और उसको कठोरता से चुनौती देती है। तो चमत्कारिक नेतृत्व जो है वो तभी लोग उसको मानते हैं जब उस पर किसी न किसी रूप में उस पर लोगों का विश्वास केंद्रित होता है, यानी पूरी तरीके से ये विश्वास पर आधारित होती है चमत्कारिक सत्ता। वैधता या सत्ता कहा जिसको उन्होंने व्यावसायिक या प्रोफेशनल सत्ता की बात की, जो कि जिसका जो मूल आधार था वो था प्रशिक्षण या विशेषज्ञता। तो इसके आधार पर वेबर ने 4 प्रकार की सत्ता या 4 प्रकार की वैधता को एक्सप्लेन किया है। इसी के आधार पर सभी समाज और सभी जो समाज हैं वो स्थापित होते हैं, बनते हैं। और तो इस तरीके से वेबर ने का जो सिद्धांत है वो हम समझ सकते हैं कि कैसे वो जो इसको एक्सप्लेन करता है पूरी तरीके से हमें, और वैधता को कैसे एक्सप्लेन करता है, लेजिटिमेसी को कैसे बताता है विभिन्न आधारों पर। और हम समाज में जो 2 वर्ग हैं जो जिसकी बात कार्ल मार्क्स ने भी की, कि हर युग और हर समाज में 2 जो वर्ग हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के विपरीत तो चलते रहते हैं, लेकिन विभिन्न आधारों पर जो वैधता का जो आधार है उसके आधार पर वो संघर्ष को खत्म करके और साथ साथ चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स और वेबर अपनी बातों से समाज की व्यवस्था को समझाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।